Hi everyone, a very good evening to all of you present here. I'm your biology educator Apeksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great. So आज के सेशन में क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में पूरा प्लांट किंगडम खत्म करने वाले हैं. So आप लोगों को जो भी सामान लेना है, अपना पेन, पेंसिल, एनसीईआरटी की बुक, पानी का बॉटल, जो भी आपको साथ में लेना है वो प्लीज लेकर बैठिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा सेशन होने वाला है. सो यस, आर यू गाइज एक्साइटेड? चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. बट उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सो प्लीज डू दैट. ओके, चलो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. प्लांट किंगडम पढ़ेंगे हम लोग. पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है. आपका पूरा एक चैप्टर 11th क्लास का खत्म हो जाएगा एंड इसमें भी हम लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइन को रीड करेंगे, एक एक लाइन का मतलब समझने वाले हैं. ऑलराइट, बिकॉज यू नो एनसीईआरटी कितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बायोलॉजी के लिए और नीट के लिए. तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे क्या क्या करना है हमें एनसीईआरटी में. पहली लाइन देखते हैं, पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में. सो पहली लाइन क्या बोलते हैं? इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटाकर. तो यहाँ पे आर.एच. विटाकर की बात हो रही है. इन्होंने जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था इन 1969, इसकी बात की जा रही है. प्रीवियस चैप्टर मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि उसमें आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1969 में, जहां पे उन्होंने 5 किंगडम में किसको क्लासिफाई किया था, किस कैटेगरीज में, कौन क्या क्या पढ़ा था हमने? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. विटाकर ने दिया था. अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन विद इन द किंगडम प्लांटी, पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम. ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं. जैसे हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, वहां पे जब प्लांटी और एनिमेलिया वाला पार्ट आया था, मैंने बोला था कि इसको हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में दिया गया है, तो वहां पे इतना ज्यादा अच्छे से नहीं करवाया गया था. अब यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, चलिए आगे देखते हैं. आगे क्या बोला जाता है? वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम. फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. अगर मैं मोनेरा की बात करूं, मोनेरा की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन थे? आपके सारे बैक्टीरियाज थे. यस, मोनेरा की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, तो मोनेरा में आपके यूनिसेल्युलर प्रोक्रियोट्स थे. करेक्ट, यूनिसेल्युलर प्रोक्रियोट्स थे. एंड प्रोटिस्टा में कौन थे आपके? वो भी यूनिसेल्युलर थे, बट क्या डिफरेंस था कि वो यूकैरियोट्स थे. तो अब ये क्या बोल रही है लाइन कि फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांटी. ठीक है, अब इसको प्लांट किंगडम से, प्लांटी से हटा दिया गया था, बट पहले यही सारी चीजें एक ही किंगडम के अंडर थी. ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम. So the cyanobacteria that are also referred to as a blue-green algae are not algae anymore. In this chapter, we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. इन सब के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हम लोग देखते हैं कि क्या बात हो रही है यहाँ पे. ओके, let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concern. The earlier system of classification used only gross superficial morphological characters. ठीक है, पहले, अब हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा पहले की बात कर रहे हैं. जैसे क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था, तो जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थी वो किसके बेसिस पे थी? बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे. आप कैसे दिख रहे हो, अगर प्लांट्स की बात करें तो कैसे, रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, उसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया था. ऑलराइट, यहाँ पे लिखा होगा कैरेक्टर्स सच एज हैबिट. ठीक है, कलर, कैसा कलर है, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स. ठीक है, शेप, नंबर, कितनी लीव्स है, उन सब के बेसिस पे डिवाइड किया गया था.
दे वर बेस्ड मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर का यहाँ पे क्या मतलब है? वेजिटेटिव कैरेक्टर आपका होता है रूट, स्टेम, लीफ। रूट, ये स्टेम हो गया, रूट हो गया, एंड लीफ, ये आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है। और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल। इन सबको क्या बोला? आर्टिफिशियल सिस्टम बोला, जिसपे सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, मतलब अगर आप मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे किसी को डिवाइड कर रहे हो तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है वो साथ में नहीं रह सकते। तो इसी वजह से इसका ये एक ड्रॉबैक था कि इसने क्या किया, सेपरेट कर दिया क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को। ऑल राइट, also the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics। vegetative जैसे मैंने बताया आपके कौन कौन से हो गए, रूट, स्टेम एंड लीफ, एंड आपका सेक्सुअल हो गया एंड्रोशियम वाला। तो इसने दोनों को इक्वल वेटेज दे दी, ये इसका ड्रॉबैक हो गया। ऑलराइट, this is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment। अब अगर कोई भी environment में changes आता है तो सबसे पहले किस पे इफेक्ट होता है? आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे। किस पे इफेक्ट होगा? रूट, स्टेम, लीफ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। तो इसी वजह से ये एक्सेप्टेबल नहीं था। ऑलराइट, एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड। अच्छा, अब दूसरा आ गया हमारा नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम, अच्छा इसको किसने दिया था, किसने प्रपोज किया था? आपके एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने आपका नेचुरल, नॉट नेचुरल, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लाया था। दूसरे आ गए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स। अब जो नेचुरल आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंसिडर किया गया था। अब वो कौन से थे? जैसे कि आपके इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, embryology and phytochemistry. Such a classification for flowering plants was given by George Bentham and Hooker। ठीक है, सो आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने, जिसमें उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा भी और कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया, जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो गए, एनाटॉमी हो गया, फिर एम्ब्रियोलॉजी हो गया, है ना, फाइटोकेमिस्ट्री हो गया, ये सब भी इन्होंने कंसिडर किया था। तो यहाँ पे तो हो गया आपका दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम आते हैं तीसरे पे। जो तीसरा आया दैट इज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। किसके ऊपर बेस्ड है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब आपके एंसेस्टर कौन है, आप कहां से इवॉल्व हुए हो। सो ये जो पैरामीटर इसने ऐड किया, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्लासिफिकेशन सिस्टम में। बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्ट कर लिया गया बिकॉज इसमें एवोल्यूशन की बात करी थी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था। ऑलराइट, सो यस, अब इसकी अगर मैं किसने प्रपोज किया था तो आपके थे प्रांटल, ठीक है, आपके तख्तजान, हचिसन और एंगलर, इन लोगों ने प्रपोज किया था। इनकी थियरीज अलग थी बट इनका एक ही बेसिस था कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब थियरी सबकी अलग अलग हो सकती थी बट इनका एक ही कॉमन पॉइंट था, दैट वाज एवोल्यूशन। ऑलराइट, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो पॉसिबल है जब आपके पास
फॉसिल एविडेंस प्रेजेंट है। बट अगर किसी केस में फॉसिल अवेलेबल ही नहीं है, एविडेंस प्रेजेंट ही नहीं है, तब क्या आप करोगे? तब उसके बाद आपकी दूसरी चीजें आती है, दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में क्या हुआ कि हमने यहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज किया। यहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज करके हम लोगों ने एक कैरेक्टर्स को, जितने भी कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स को नंबर्स दिए, मतलब कोड्स दिए। कोड्स जैसे कि बाइनरी कोड्स के, अगर हम देखें कि अगर मैं लीफ की बात करूं, लीफ अगर आपका सिंपल है तो मैंने उसको लिख दे दिया ओ, ठीक है। एंड अगर कंपाउंड है तो हमने दे दिया इसको 1। तो ऐसे ही कैरेक्टर्स को हम लोगों ने कोड दे दिया, एक कोड दिया जिसकी वजह से ये इजी हो गया, है ना, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी इजी हो गया। और एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डाटा आर देन प्रोसेस्ड इन दिस वे, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। यस, यहां तक सब कुछ क्लियर है, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी सब कुछ क्लियर है। चलिए अब दूसरे पे आते हैं, साइटोटेक्सोनोमी, दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक कितने क्रोमोसोम नंबर हैं, है ना, कितने क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट हैं, स्ट्रक्चर क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, ठीक है। इन सब के बेसिस पे आपका साइटोटेक्सोनोमी दिया गया था। नेक्स्ट वी हैव द कीमोटेक्सोनोमी, दैट इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स of the plant to resolve confusion are also used by taxonomists these days, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया। अगर फॉसिल्स अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो ये सारे हम लोग मेथड्स यूज करते हैं। ऑलराइट, पहला कौन सा था हमारा? न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स एक कैरेक्टर को कोड दे दिया गया, ठीक है, और एक ही साथ बहुत सारे आप कैरेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हो। फिर हमारे पास है केमिकल साइटोटेक्सोनोमी। साइटोटेक्सोनोमी किसके बेसिस किसके ऊपर बेस्ड था? आपके साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड था। ऑलराइट, फिर उसके बाद है हमारे पास कीमोटेक्सोनोमी। कीमोटेक्सोनोमी किसके ऊपर बेस्ड था? आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर। तो यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा एंड सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ऑल राइट, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। यहाँ से आप थोड़ा सा अटेंशन पे करना इस लेक्चर पे, बिकॉज यहाँ से हम लोग एकदम अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एल्गी, ठीक है। बिल्कुल प्लांट किंगडम का एल्गी स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी एल्गी को। एल्गी, चलो इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड। अब ये थैलॉइड का मतलब क्या है? थैलॉइड का मतलब है कि बॉडी इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू लीफ, स्टेम एंड रूट। तो यहां पे नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ऑटोट्रॉफिक है एंड लार्जली एक्वेटिक, मतलब बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स। दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, moist soils and wood. Some of them also occur in association, जिसको हम बोलते हैं symbiotic association in fungi, जो आपको lichens में मिलेगा, lichens and animals on sloth bear. Okay. Now, the form and size of algae is highly variable, ranging from colonial forms like volvox, ये कॉलोनीज के अंदर भी रह सकते हैं, कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, एंड फिलामेंटस, मतलब धागे, फिलामेंटस मतलब धागे टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका, उसके फॉर्म में भी रह सकते हैं, लाइक यूलोट्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा. A few of the marine forms such as kelps form massive plant bodies. ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया है. आगे बढ़ते हैं. द algae रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी ये रिप्रोड्यूस कर सकती है, देन एसेक्सुअल से भी एंड सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस कर सकती है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रैगमेंटेशन. अब फ्रैगमेंटेशन कैसे होता है? सपोज कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिज्म है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है यहाँ पे, ये ब्रेक करेगा दो पार्ट्स में, फिर ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे. तो ये आपका फ्रैगमेंटेशन है, विच इज वेरी कॉमन इन एल्गी.
ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, तो ये थैलस में डेवलप हो जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, different type of spores, that the common being the zoospores. These are the asexual spores which help in asexual reproduction. Asexual spores which help in asexual reproduction. They are flagellated. Flagellated मतलब flagella present है तो motile भी होगा, and on germination give rise to new plants. Sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. Okay, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, दो गैमीट्स होते हैं, दो गैमीट्स फ्यूज होते हैं एंड जाइगोट बनता है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, जो आपके गैमीट्स है एल्गी में जो गैमीट्स है वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड का मतलब है दे आर मोटाइल एंड इन सिमिलर इन साइज, एंड सिमिलर इन साइज। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह की हो सकती है एल्गी में। सबसे पहले तो आपकी हो सकती है आइसोगैमस, दूसरी हो सकती है एनाइसोगैमस एंड तीसरी हो सकती है आपकी ऊगैमस। तो एक बार जरा इस तीनों टर्म्स को अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। जैसे मैंने तीन टर्म्स का नाम लिया, आइसोगैमस, दूसरा हमारे पास है एनाइसोगैमस, तीसरा आपके पास है ऊगैमस। ठीक है, अब हम आइसोगैमस की एक बार बात करते हैं। तो आइसोगैमस में अगर मैं मेल की बात करूं और एक फीमेल आपकी हो गई, मेल एंड फीमेल जो है इसमें दोनों गैमीट्स जो है सबसे पहले सिमिलर साइज के होंगे। आइसो मतलब सेम, सेम तरह के गैमीट्स होंगे, तो यहाँ पे दोनों सेम साइज के हैं। ठीक है, फ्लैजेला भी है, तो यहाँ इनका फ्लैजेला हो गया, फ्लैजेला, एंड दोनों मोटाइल है, दोनों मोटाइल है, ये भी मोटाइल, फीमेल भी मोटाइल है एंड मेल भी मोटाइल है। अब एनाइसोगैमस पे आते हैं। एनाइसो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट है ये। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा मेल होता है, जो हमारा मेल गैमीट होगा और फीमेल गैमीट है, मेल गैमीट का साइज छोटा होगा, फ्लैजेला भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, मोटाइल होगा, बट जो हमारी फीमेल गैमीट होगी वो थोड़ी सी साइज में बड़ी होगी। तो ये आपका एंड ये भी मोटाइल होगी, तो ये भी मोटाइल एंड ये भी मोटाइल। ये तो आपका हो गया एनाइसो। एनाइसो मतलब डिफरेंट गैमीट्स, डिफरेंट साइज मतलब साइज में डिफरेंस है इनके। अब हम आते हैं ऊगैमस पे। अब यहाँ पे सेम है, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस सेम है, बट एक चीज है जो इन दोनों को अलग बनाती है, दैट इज, बताती हूं मैं यहाँ पे। ये आपका मेल है, ये आपकी फीमेल है। ठीक है, अब ये दोनों गैमीट्स यहाँ पे दोनों मोटाइल हैं, साइज डिफरेंस यहाँ पे भी होगा, जो मेल है वो साइज में छोटा होगा और फीमेल जो होगी वो साइज में बड़ी होगी, बट द डिफरेंस इज, जो आपका मेल गैमीट है वो तो मोटाइल है, बट आपकी जो फीमेल गैमीट होगी वो नॉन मोटाइल होगी, नॉन मोटाइल होगी। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ऊगैमस एंड एनाइसोगैमस। तो यहाँ पे अगर ये चीज आपको क्लियर हो गया है तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की लाइन में सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स। ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम्पल्स पूछते हैं। यूलोथ्रिक्स और नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज एज इन द स्पाइरोगायरा, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। Such reproduction is called isogamous. Fusion of two gametes dissimilar in size. दोनों के साइज बहुत अलग अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है। As in the species of Eudorina is termed as anisogamous. Fusion between one large non-motile static female gamete, static motile नहीं है gamete, and a smaller motile male gamete is termed as oogamous. एग्जाम्पल में आपके आ जाएगा वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। क्लियर, सब समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना? यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? ये समझ में आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप की होती है और कैसे कैसे हो सकती है।
ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या लिखा है? एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज, एटलीस्ट द हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. Okay, photosynthesis, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. They are of paramount importance as primary producers of energy rich compounds which form the basis of food cycles. Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids. हाइड्रोकोलॉइड्स आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं बताऊंगी, बस इतना आपको पता होना चाहिए। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा इनके पास कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने के लिए। एग्जाम्पल इज एल्गे, ठीक है, जो आपके ब्राउन एल्गी में आएगा, एंड कैरेजिन, red algae, which are used commercially. Agar, one of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria, are used to grow microbes in preparation of ice cream and jellies. Then we have Chlorella, a unicellular alga rich in proteins and used as food supplement even by space travelers. So ये important है, ये जितने भी आपको examples दिख रहे हैं, they are very important because इनमें से एक example पूछेंगे और आपसे एक एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया क्लोरेला वाला, एंड आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर बताइए। तो ये जितने भी आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एल्जिन और कैरेजिन, ठीक है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोगों ने एल्गी को डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट्स में, ठीक है, 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी, देन फियोफाइसी and rhodophysi. Chlorophysi, Pheophysi and rhodophysi, yes. Chlorophysi आपका ग्रीन algae हो गया, Pheophysi आपका ब्राउन algae and rhodophysi is your रेड algae. अब आगे देखते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोफाइसी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन एल्गे क्यों बोलते हैं? क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गे इसलिए बोला जाता है कि देखो पिगमेंट्स तो बहुत सारे प्रेजेंट है, बट कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा डोमिनेंट पिगमेंट है, वो डिसाइड करता है कि कलर क्या होगा। ऑलराइट, तो मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गे, इनको ग्रीन एल्गे भी बोला जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से क्लास ऑफ एल्गी इज कॉल्ड द ग्रीन एल्गी, तो आपको क्या बोलना है? क्लोरोफाइसी, करेक्ट, यस, ठीक है। आपको क्या बोलना है? ग्रीन एल्गे। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और फिलामेंटस, तीनों हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, कोलोनियल भी हो सकते हैं एंड फिलामेंटस भी हो सकते हैं। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए एंड बी, जैसे मैंने बताया और भी सारे पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, बट कौन सा डोमिनेंट पिगमेंट है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा कलर होगा, है ना, कौन सा कलर होगा आपकी एल्गी का। यस, तो कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए एंड बी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डिफाइनाइट क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड भी हो सकता है, प्लेट लाइक भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, कप शेप भी होता है, स्पाइरल भी हो सकता है एंड रिबन शेप भी हो सकता है, ठीक है। In different species, most of members have one or more storage bodies called pyrenoids. Important, located in the chloroplast. Pyrenoids contain protein besides starch. Some algae may store food in the form of oil droplets. Green algae usually have a rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and outer layer of pectose. ठीक है, आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज और इनर लेयर क्या किसकी मिलके बनी होती है? सेलुलोज की मिलके बनी हुई होती है। जो पेक्टोस होता है ये एल्गी को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग दी अनफेवरेबल कंडीशन, की किसी भी टाइम में अगर पानी की कमी हो जाए तो ये पानी को स्टोर करके रखता है और एल्गी को अनफेवरेबल कंडीशंस में बचाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
Asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangia. तो जो यहाँ पे zoospores होते हैं ये ऐसे कुछ टाइप के होते हैं. यहाँ पे ये स्पोरेंजियम है. इनसाइड द स्पोरेंजियम एंडोजीनियस होते हैं. एंडोजीनियस कवरिंग, एक कवरिंग होती है जिसके अंदर होते हैं, और ये ऐसा फ्लैजिला होता है इनके पास जो लोकोमोशन में हेल्प करता है. ठीक है, ये आपके जूस्पोर्स हो गए. ऑलराइट, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड मे बी आइसोगैमस. इसमें भी आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, और ऊगैमस. Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Eulotrix, Pyrogara and Cara. These are the green algae. ये ना, ये आपके क्या है, ग्रीन algae है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये वाला अगर इमेज देखोगे तो ये Volvox का इमेज है, एंड दिस इज Eulotrix. पढ़ते हैं. Phaeophyce आ जाती है आपकी brown algae. The members of Phaeophyce or brown algae are found primarily in marine habitat. They show great variation in size and form. They range from simple branched filamentous form, ectocarpus, to profusely branched forms such as represented by kelps, which may reach a height of 100 meters. They possess a chlorophyll A, C, carotenoid एंड ज़ेंथोफिल्स. देखो अब जैसे मैंने हम लोगों ने क्लोरोफाइसी में बात करी थी कि वहां पे जो डोमिनेंट पिगमेंट था कौन सा था, आपका पिगमेंट था क्लोरोफिल ए एंड बी, है ना. क्लोरोफिल ए एंड बी यहाँ पे थे ना हम लोग. यस, यहाँ पे थे क्लोरोफिल ए एंड बी, यहाँ पे डोमिनेंट पिगमेंट था. अब यहाँ पे जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है आपके फियोफाइसी में, ये कौन कौन से, यहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है, कैरोटेनॉइड्स भी प्रेजेंट है, एंड ज़ेंथोफिल्स भी प्रेजेंट है. तो ये जो ब्राउन कलर का आपको ये एल्गी दिखता है, ब्राउन एल्गी दिखता है, ये बिकॉज ऑफ द ज़ेंथोफिल्स. ज़ेंथोफिल्स में भी कौन सा जो मेजर पिगमेंट है, दैट इज द फ्यूकोजेंथिन. फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से आपको ये एल्गी थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन और ब्राउन कलर का दिखता है. दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment fucozanthin present in them, है ना. तो मेजर पिगमेंट कौन सा है आपका, फ्यूकोजेंथिन. ज़ेंथोफिल्स के अंदर भी कौन सा, फ्यूकोजेंथिन. फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स which may be in the form of laminarin or mannitol. The vegetative cells have the cellulosic wall usually covered with the outside by gelatinous coating of algin, है ना. तो ये भी क्या है आपका, हाइड्रोकोलॉइड है जो वाटर को स्टोर करता है. दे हैव द हाई कैपेसिटी टू स्टोर वाटर, है ना. तो ये क्या है आपका हाइड्रोकोलॉइड. द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast. Substratum मतलब एक किसी भी रॉक से अटैच्ड है, तो उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेटम. फिर बाय होल्डफास्ट, यहाँ पे इसका डायग्राम होगा, ये देखो, ये आपका होल्डफास्ट है, यहाँ पे आपका सबस्ट्रेटम होगा. ये स्टाइप है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एंड फ्रॉन्ड इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में, है ना. किसमें हेल्प करता है आपका, फोटोसिंथेसिस में. तो यहाँ पे होल्डफास्ट एंड हैज अ स्टॉक दिस टाइप एंड लीफ photosynthetic organ the frond. Vegetative reproduction take place by fragmentation. Asexual reproduction in most brown algae is by flagellate zoospores that are pear shaped and have two unequal laterally attached flagella. ठीक है, टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला. अगर यहाँ पे मैं इसके फ्लैजिला की बात करूँ तो सबसे पहले पेयर शेप का है, दिस इज द पेयर शेप्ड जूस्पोर. यहाँ पे जूस्पोर की बात हो रही है, जूस्पोर एंड अनइक्वल, एक छोटा एक बड़ा, लेटरली, ठीक है. तो ये आपका लेटरली फ्लैजिला है. Sexual reproduction may be isogamous, anisogamous or oogamous.
तीनों हो सकते हैं। यूनियन ऑफ गेमीट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द oogonia। फिर आते हैं हम, द गेमीट्स आर पायरिफॉर्म पेयर शेप्ड एंड बेयर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजुला। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टेओटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं पियोफाइसी के, ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका फ्यूकस है, फ्यूकस में होल्ड फास्ट ये है, देन आपका ये मिडरिब है, ये वाला पार्ट, देन ये एयर ब्लैडर है जो बॉयंसी में हेल्प करता है, एंड फ्रॉन्ड इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है आपका फ्रॉन्ड। फिर ये है डिक्टेओटा, ये भी इस टाइप, एंड ये फ्रॉन्ड हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसा कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है ब्राउन एल्गी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं रोडोफाइसी पे। अभी हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया? हम लोगों ने एल्गी स्टार्ट किया, क्लोरोफाइसी कर लिया, पियोफाइसी कर लिया। अब हम आते हैं रोडोफाइसी पे। रोडोफाइसी में क्या है? द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, इनको रेड एल्गी भी बोला जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट दैट इज आर फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, आर फाइकोइरिथ्रिन जो पिगमेंट है जिसकी वजह से इसको रेड एल्गी कहा जाता है। रेड कलर का एल्गी होता है आपका इन देयर बॉडी। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। ठीक है, अगर आप देखोगे कि एल्गी कैसे अपने आप को अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं। सपोज ये आपका सी बेड है, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एल्गी मिलेगा वो आपको मिलेगा क्लोरोफाइसी। ग्रीन एल्गी आपको ऊपर मिलेगा। फिर आपको मिलेगा पियोफाइसी। एंड तीसरा आपको मिलेगा रोडोफाइसी, रेड एल्गी। तो ये वार्मर एरियाज में मिलेंगे आपको, इतना भी ज्यादा नीचे नहीं मिलेंगे, सी बेड के नीचे नहीं मिलेंगे, बट ऐसे ये अपने आप को अरेंज करते हैं। तो ये आपका हो गया क्लोरोफाइसी, ये आपका हो गया फियोफाइसी, एंड ये हो गया रोडोफाइसी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना वो, they occur in both well lighted regions close to the surface of water and also at great depths in oceans where relatively little light penetrates. The red thalli of the most of the red algae are multicellular. They are multicellular. Some of them have complex body organization. The food is stored as Floridian starch, जिसका structure किससे similar है? Amylopectin and glycogen. ठीक है, the red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes. Sexual reproduction is oogamous, accompanied by complex post-fertilization development. The common members are Polysiphonia, Porphyra and Gracilaria and Gelidium. ये आपके examples है रोडोफाइसी के। चलिए, ये आपका है पोरफायरा एंड ये है पोलिसिफोनिया, ये इनकी ब्रांचेस हैं, मेन एक्सिस। खत्म। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। अब ये आपके पास टेबल है, यहाँ पे टेबल को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। ये कुछ कैरेक्टर्स है, तीनों एल्गी है हमारे पास, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। यहाँ पे पहले बात कॉमन नेम की गई है। कॉमन नेम क्लोरोफाइसी का क्या है? ग्रीन एल्गी। पियोफाइसी का है ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी का है आपका रेड एल्गी। ऑलराइट, ये आपका कॉमन नेम वाला पार्ट आ गया। मेजर पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है? क्लोरोफाइसी में आपके कौन से मेजर पिगमेंट्स हैं? आप यस, क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजैंथिन आपके फियोफाइसी में है। ज़ैंथोफिल एंड क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइरिथ्रिन आपकी रोडोफाइसी में है। स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में, मैनिटोल, लेमिनेरियन, फ्लोरिडियन स्टार्च। एंड सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? सेलुलोज एंड एल्जिन, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स।
ये आपका हो गया सेल वॉल. फ्लैजुलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन. दो 2 से लेकर 8 इक्वल. एपिकल, एपिकल का मतलब ऐसे ऊपर ऐसे एपिकल. अनइक्वल लेटरल, तो ये ऐसे होंगे और अनइक्वल है ये. और इसमें तो एब्सेंट ही होते हैं. हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर होता है आपका एक्सट्रीमली सॉल्टी वाटर, एक्सट्रीमली सॉल्टी. फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर. फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर. ठीक है, ये आपका टेबल यहाँ पे खत्म होता है. और इसी के साथ साथ आपका एल्गी भी खत्म होता है. अब हम आते हैं ब्रायोफाइट्स पे. ठीक है, अब एल्गी तो आपके पानी में थे, एक्वाटिक थे, वो हैबिटेट क्या था, एक्वाटिक था. अब हम आते हैं ब्रायोफाइट्स पे. ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स. वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स की यहाँ पे बात करी जा रही है. that are found commonly growing in moist shaded areas in the hill. अच्छा, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस की बात करेंगे ब्रायोफाइट्स में. ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. यस, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइट्स के लिए. दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? बिकॉज अब ये थोड़ी सी लैंड पे तो आ गए हैं. मतलब पहले क्या था, हैबिटेट क्या था, एल्गी का, वाटर था. अब ब्रायोफाइट्स जो है वो थोड़ा सा इवॉल्व होके लैंड पे आ गए. बट वो ऐसी भी लैंड पे नहीं गए जहां पे बिल्कुल सूखा हो. वो ऐसी लैंड पे है जहां पे थोड़ा सा मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस होते हैं, उस जगह पे आपको ब्रायोफाइट्स मिलेंगे, है ना. बट इनको क्यों बोला गया एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? ये जमीन पे तो रहते हैं बट स्टिल दे रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, है ना. वाटर की जरूरत है रिप्रोडक्शन के लिए. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. बिकॉज these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. That's why they are called amphibians of plant kingdom. They usually occur in damp, humid and shaded localities. They play important role in plant succession on bare rock soil. The plant body of bryophyte is more differentiated than that of algae. It is thallus-like and prostrate or erect. अब algae जो थी हमारी वो बिल्कुल ऐसे ही थी. थोड़ा सा जो हमारे ब्रायोफाइट्स है वो इरेक्ट हो जाते हैं एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स. अब देखो यहाँ पे राइजोइड्स की बात कर रहे हैं, राइजोइड्स की बात की जा रही है. तो यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं. डायग्राम होगा आई गेस. हाँ, ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है राइजोइड्स. ये आपके रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं बट दे आर नॉट ट्रू रूट्स, है ना. दे कैन बी मल्टी सेल्युलर एंड ब्रांच्ड बट दे आर नॉट एक्चुअल रूट. ट्रू रूट्स नहीं है बट दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर. तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द राइजोइड्स. सबको समझ में आया है यहाँ पे? ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये राइजोइड्स है. ओके, चलो. They lack true root, stem or leaves. They may possess root-like. जैसे मैंने बोला true roots नहीं होते but root-like, leaf-like और stem-like structures. The main plant body of bryophyte is haploid. Haploid है मतलब ploid is N. अगर haploid है तो इसका मतलब क्या होगा? Gametophyte. Gametophyte है इसकी बॉडी. It produces gametes, hence is called gametophyte. The sex organ in bryophytes are multicellular. The male sex organ is called the antheridium. मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है? एंथ्रीडियम. एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है? आर्किगोनियम. दे प्रोड्यूस बायफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स. Anthrozoids. And the female sex organ called archegonium is a flask shaped and produce a single egg. So archegonium का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस टाइप में होगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है आर्किगोनियम का. ऐसा मटका जैसा स्ट्रक्चर होता है. आप उसको उल्टा भी बना सकते हो. ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ सेल्स होते हैं, यहाँ पे आपके सेल्स होते हैं. मैं यहाँ पे आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर बना रही हूँ. Yes.
यह आपके आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यहाँ पे एक सेल होता है और एक यहाँ सेल होता है। ये तो होता है आपका एनसीसी, दैट इज नेक कैनाल सेल। यहाँ पे जो ये सेल है ये दिख रहा है, दिस इज वीसीसी, वेंटर कैनाल सेल। एंड यहाँ पे आपका एग होता है जो आपका फीमेल गैमीट होता है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? आर्किगोनिया का। The enterozoids are released into water where they come in contact with archegonium. ये आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। वाटर, देखो रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रही है? वाटर के थ्रू। तो एंथ्रोजॉइड्स को जो है वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, जहां से वो किसके कांटेक्ट में आते हैं? आर्किगोनियम में। एंड एंथ्रोजॉइड्स फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। फिर यहाँ से सपोज यहाँ से आपके आए एंथ्रोजॉइड्स, मेल गैमीट की बात हो रही है, यहाँ से आए और ये यहाँ पे फ्यूज कर जाएंगे एग के साथ, तो यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा, प्रोड्यूस द जाइगोट, और इससे क्या बनेगा? जाइगोट बन जाएगा। Zygote do not undergo reduction division. Immediately they produce a multicellular body called a sporophyte. ठीक है, sporophyte एक बॉडी बनाएंगे। The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic गेमीटोफाइट। तो यहाँ पे अगर आप यंग स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक मिनट, यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ आपको ये स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज ऐसा कुछ, ठीक है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपका मैच्योर स्पोरोफाइट है। अब इसमें क्या होगा? ये वाला तो आपका हो गया फुट, ये हो गया सीटा, ये आपका हो गया कैप्सूल, एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये गेमीटोफाइट स्ट्रक्चर है। तो जो गेमीटोफाइट है वो डिपेंडेंट है किस पे? स्पोरोफाइट पे। यहाँ पे दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। ये आपका स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है, ये आपका गेमीटोफाइट स्ट्रक्चर है, एंड दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस सेंटेंस की बात करूँ जो ये बोल रहा है, बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नहीं है बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमीटोफाइट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये फोटोसिंथेटिक गेमीटोफाइट है जो इससे अटैच्ड है, फोटोसिंथेटिक गेमीटोफाइट, करेक्ट, ठीक है। एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। सम सेल्स ऑफ द sporophyte undergo reduction division meiosis to produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte again. तो ये वाले जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्स है, ठीक है, कैप्सूल में। अब इसमें क्या है? स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल जिसमें क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगा एंड ये बनाएंगे स्पोर्स, एंड ये स्पोर्स क्या करेंगे? जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट करके कौन सा स्ट्रक्चर बना देंगे? जर्मिनेट किया एंड क्या बना दिया? गेमीटोफाइट। तो ऐसा ये साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है। ओके, क्लियर? यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds, and other animals, such as sphagnum. A moss provide peat that have long been used as fuel and as packaging material for transshipment of living material because of their capacity to hold water, right? Mosses along with the lichens are the first organism to colonize rocks and hence are the great ecological importance. They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants. Since mosses form dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. The bryophytes are divided into liverworts and mosses. So हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स को लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस में डिवाइड कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं अब इसके बारे में। अब हम लिवरवर्ट्स की बात करेंगे।
लिवरवर्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे तो मार्केंशिया की यहाँ बात की गई है एनसीईआरटी में। द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल एंड बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स, है ना, ये इनका हैबिटेट हो गया। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज हेलॉइड, अगेन जो बॉडी है वो इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। एग्जाम्पल इज मार्केंशिया। सो अगर आप मार्केंशिया का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। यहाँ पे जो मैंने पहले दिखाया था वो मार्केंशिया का ही स्ट्रक्चर था, ये आपका मार्केंशिया का स्ट्रक्चर है। ये वाला आपका फीमेल थैलेस है एंड ये आपका मेल थैलेस है। ओके आगे बढ़ते हैं। द थैलेस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली pressed to the substrate. The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows and the stem-like structure. Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation, by thalli or by the formation of specialized structure. इनके पास specialized structure होता है, that is called the gamma cups, जो किसमें help करते हैं asexual reproduction में। कौन से हैं ये gamma? Gamma are green multicellular asexual buds which develop into small receptacle called the gamma cups located in the on the thalli. तो ये वाला structure यहाँ पे है, ये छोटे छोटे structure दिख रहे हैं आपको, these are called the gamma cups. These are called the gamma cups. Okay. During sexual reproduction, male and female sex organ are produced either on the same or on the different thalli. The sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule. After meiosis, spores are produced within the capsule. These spores germinate to form the free living gametophytes. तो जो इनकी मेन बॉडी होती है दैट इज द डोमिनेंट फेज इज द गेमेटोफाइट, हेप्लॉइड फेज होता है इसका, है ना। और क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे इनका क्या होता है, दोनों या तो ये एक पे बना सकते हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे भी बना सकते हैं। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं हम लोग मॉसिस पे। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गेमेटोफाइट। जैसे कि मार्केंशिया में बात करी थी कि मार्केंशिया में भी गेमेटोफाइट था, तो इसमें भी गेमेटोफाइट होगा, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा। अच्छा, अब यहाँ पे एक एडिशनल स्टेज ऐड होता है आपके मॉसेस में, एक स्ट्रक्चर बनता है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोनेमा। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड द प्रोटोनेमा, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेमा। ओके, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। इट इज क्रीपिंग है, ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। द सेकेंड स्टेज के बाद सेकेंड स्टेज क्या है इसका, लीफी स्टेज, विच इज कॉल्ड द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। अब यहां से ऐसा लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ऑलराइट, which develop from the secondary protonema as a lateral bud. They consist of upright cylinder axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular unbranched rhizoid. This stage bears the sex organ. तो यहाँ पे आपका मॉसिस आता है। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं, ये मार्केंशिया का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले दे आर डायोशियस बिकॉज मेल और फीमेल जो है वो दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे है, तो डायोशियस। अच्छा, इनके पास क्या है, राइजोइड्स है। राइजोइड्स मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर। बॉडी कैसी है इनकी, थैलॉइड है, थैलॉइड। ऑलराइट, है ना। और यहाँ पे ये आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर अगर दिख रहा होगा, दिस स्टॉक इज कॉल्ड फोर। अगर ये स्टॉक फीमेल गैमीट कंसिस्ट करती है, कैरी करती है, तो ये इसको क्या बोला जाता है, आर्किगोनियोफोर। और अगर यही 4 मेल गैमीट कैरी करती है और द मेल सेक्स ऑर्गन कैरी करती है, तो इट इज कॉल्ड द एंट्रीडियोफोर। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, स्टॉक को बोला जाता है 4। एंड इसके पास क्या है, गैमा कप्स है, विच इज एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स जो क्या बनाता है, एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये आपका मार्केंचिया हो गया। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये सी वाला स्ट्रक्चर, ये वाला आपका है मॉस फिनेरिया का एग्जाम्पल है। ये आपका यंग स्पोरोफाइट है, नॉट यंग, मैच्योर। तो ये वाला तो आपको दिख रहा है, कैप्सूल है, दिस इज द सीटा, ये आपके लीव्स है। दिस स्ट्रक्चर इज स्पोरोफाइट एंड दिस इज गेमिटोफाइट। ये राइजोइड्स है, दीज आर नॉट रूट्स, दीज आर राइजोइड्स। तो ये आपका हो गया एंड दिस वन इज स्फैगनम। ओके, ये सब कुछ क्लियर है यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Vegetative reproduction in mosses is by fragmentation and budding in the sexual protonema. In sexual reproduction, the sex organs Antheria and Archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. After fertilization, the zygote develop into a sporophyte and consisting of a fruit, seta and capsule. The sporophyte in mosses is more elaborate than that in liverworts. द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। जो कैप्सूल है आपका उसमें बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर म्यूसिस। द मोसिस हैव एन इलैबोरेट mechanism of spore dispersal. Common examples are Fineria, Polytrichum and Sphagnum. These are the examples. Very important example आपको याद करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग ब्रायोफाइट्स को खत्म करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट्स। यस, टेरिडोफाइट्स स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं टेरिडोफाइट्स को। टेरिडोफाइट्स include horsetail and ferns. Pteridophytes are used for medicinal purpose and as soil binders. They are also frequently grown as ornamentals. Evolutionary, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissue. देखो, अब पहले वाले जो प्लांट्स थे उनके पास वैस्कुलर सिस्टम नहीं था और कंडक्टिंग सिस्टम नहीं था। यहाँ पे टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट वन जिनके पास हमारे पास टेरिडोफाइट्स के पास क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम, जिसमें से कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस, दो सम में flourish well in sandy soil conditions. You may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body. However, in the pteridophytes, it is opposite. अभी तक हम लोग जो dominant phase पढ़ रहे थे plant body का, that was gametophyte, but यहाँ pteridophyte से कौन सा हो गया आपका sporophyte, आपका dominant phase हो जाएगा। सब कुछ change हो गया। ये first plants है जो आपके जिनके पास conducting system है और vascular system है, and ये पहले है जिनका पहला जो डोमिनेंट फेज होगा दैट इज द स्पोरोफाइट। These organs possess well differentiated vascular tissues. The leaves in the pteridophytes are small microphylls as in the Selaginella or the large macrophylls. देखो दो टाइप के लीव्स हो सकते हैं, आपके छोटे लीव्स हो सकते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोफिल्स एंड बड़ी लीव्स हो सकती है, बहुत बड़ी लीव्स जिनको हम बोलते हैं मेगाफिल्स। फॉर एग्जाम्पल ये छोटी लीव्स किसमें होती है, Selaginella में, और माइक्रोफिल्स जो बड़ी लीव्स होंगी वो आपको फर्न्स में मिल जाएंगी। द स्पोरोफाइट bears sporangia that are subtended by leaf-like appendages called the sporophylls. Yes, in some cases sporophylls may form distinct compact structures called strobili or cones. Selaginella and Equisetum एग्जाम्पल है जिसमें स्ट्रोबिलाई आपको मिलेगा। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। द स्पोर्स germinate to give rise to the inconspicuous small but multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophyte called the prothallus. तो ऐसा कुछ हार्ट शेप का आपको मिलेगा। ये स्ट्रक्चर, ये गेमिटोफाइट है। अब यहाँ पे देखो ये चीज भी ऑपोजिट है। पहले वाला जो आपका मेच्योर स्पोरोफाइट मिला था उसमें स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दोनों डिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे, बट यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। सो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोथैलस स्ट्रक्चर बनेगा, हार्ट शेप स्ट्रक्चर। These gametophytes require cool, damp, shady places to grow. Because of this,
specific restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited. Because इनको ये सारी conditions चाहिए होती है, इसी वजह से इनका pteridophytes बहुत limited है, limited जगह पे आपको मिलेंगे. The gametophyte bear male and female sex organ called antheridia and archegonia. आपका मेल क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्कीगोनिया रिस्पेक्टिवली. Water is required for transfer of anthrozoids. The male gametes released from the anthrozoid to the mouth of archegonia. Fusion of male gamete with the egg present in the archegonia result in the formation of zygote. ठीक है, क्या हो रहा है? आपका एंथ्रोजॉइड्स विच इज दे आर द मेल गेमीट्स. मेल गेमीट्स क्या करेंगे? अंदर जाएंगे, फर्टिलाइज करेंगे एग को एंड दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट. और उसके बाद क्या हो रहा है? जाइगोट देयरफॉर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज अ डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स. करेक्ट. In majority of pteridophytes, all the spores are of similar kind. Majority, अगर मैं pteridophytes की बात करूँ, देखो दो चीजें आपको जो याद रखनी है, that is the homosporous and heterosporous. होमोस्पोरस हो गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ऑल स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड. अगर आपके स्पोर्स जो है वो सेम है मोस्टली जो आपके टेरिडोफाइट्स में होते हैं, बट जो हेटेरोस्पोरस होते हैं वो बहुत फ्यू होते हैं. जो किसमें मिलेंगे आपको? साल्विनिया. इसके एग्जांपल्स हैं हेटेरोस्पोरस के, साल्विनिया एंड फिलैजिनेला. ठीक है, ये आपके हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स पे. ओके, मोस्टली तो होमोस्पोरस होते हैं, बट बहुत कम ही है जो हेटेरोस्पोरस है. The megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophytes respectively. The female gametophyte in these plants are retained on the parent. ये यहाँ पे हेटेरोस्पोरस की बात हो रही है जिसमें दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं. एक मेगास्पोर्स होते हैं और एक माइक्रोस्पोर्स होते हैं. माइक्रो वाले जो होते हैं वो मेल होते हैं एंड दीज आर द फीमेल गेमेटोफाइट. ठीक है, तो फीमेल गेमीट्स. तो ये क्या करते हैं? जो फीमेल होती है, यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं, जो फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं इस प्लांट्स में, वो रिटेन कर लिए जाते हैं मेन स्पोरोफाइट पे. उसी पे ही उनको रिटेन कर लिया जाता है एंड फिर वहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं जाइगोट बनता है और फिर वहीं पे जो जाइगोट बना है उसको नरिशमेंट सब कुछ वहीं पे मिलता है. Sporophyte for variable periods, the development of the zygotes into young embryos take place within the female gametophyte. सब कुछ जो भी नरिशमेंट है एम्ब्रियो को सब कुछ वहीं से मिलता है मेन स्पोरोफाइट बॉडी पे. दिस इवेंट एज इज अ प्रिकर्सर टू अ सीड हैबिट. मतलब सीड बनने से पहले ये पहले का एक स्टेप है. सीड बना नहीं है जो आपको जिम्नोस्पर्म में मिल जाएगा. सीड क्या कौन बना लेगा? आपके जिम्नोस्पर्म बना लेंगे, बट ये सीड बनने से पहले का एक स्टेप है जो यहाँ पे है. Considered an important step in evolution. The pteridophytes are further classified into 4 classes: Psilopsida, आपके Lycopsida, Lycopodium and Sphenopsida. So examples आप एक बार देख लेना इन सबके. Lycopsida, Sphenopsida, फिर आपका हो गया Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. ये आपके क्लासेस हो गए टेरिडोफाइट्स के. ठीक है, सो ये आपके एग्जाम्पल्स है. सिलाजिनेला जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दी गई है, ये फॉर्न है एंड ये इक्विसिटम है. ये वाला स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, स्ट्रोबिलस और स्ट्रोबिलाए. ठीक है, ये आपका टेरिडोफाइट्स है. ओके, सो अभी हम लोग पढ़ने वाले जिम्नोस्पर्म के बारे में. द जिम्नोस्पर्म दैट मीन्स नेकेड सीड्स are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. The seeds that develop post fertilization are not covered, that's why they are naked. Okay, gymnosperm include medium sized trees or tall trees and shrubs. One of the gymnosperm, the giant redwood tree sequoia, is one of the tallest tree species. तो यहाँ पे हम जिम्नोस्पर्म की बात करें. अभी हमारे पास कंडक्टिंग सिस्टम आ गया था.
जो हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा, अब यहाँ पे भी कंडक्टिंग सिस्टम है इनके पास, एंड द मेन प्लांट बॉडी इज द स्पोरोफाइट, जो हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स में भी पढ़ा था. द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स. Roots in the some genera have fungal association in the form of mycorrhiza, while in some others small specialized roots called the coralloid roots. Coralloid roots क्या होते हैं? They do not have root hair and root cap. तो यहाँ पे लिख देते हैं, they do not have root hair and root cap. तो उनको हम बोलते हैं कोरलॉइड रूट्स. आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जो किस पे हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है ना. द स्टेम्स आर अनब्रांच साइकस और ब्रांच इन द पाइनस. द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड. जो इनके लीव्स होते हैं, दे कैन बी सिंपल और कंपाउंड. इन साइकस द pinnate leaves persist for a few years. The leaves in the gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperatures, humidity and wind. In conifers, the needle-like leaves, जो क्या करते हैं? Reduces the surface area. Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss. ठीक है, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए इनके पास कैसे होते हैं? संकन स्टोमेटा होते हैं. संकन स्टोमेटा मतलब कि जो पहले सपोज ये आपका एपिडर्मिस है, यहाँ पे आपको स्टोमेटा मिलते हैं सरफेस पे, बट इनके जो स्टोमेटा हैं वो संकन होते हैं, तो ऐसे आपको मिलेंगे, अंदर की तरफ धसे होते हैं, संकन स्टोमेटा. ठीक है, और इनकी जो क्यूटिकल होती है दैट इज थिक, ताकि ये वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. अभी हम लोगों ने वहां पे बात करी, टेरिडोफाइट्स में बात करी कि मोस्टली जो होते हैं दे आर होमोस्पोरस, बट मोस्टली दे आर होमोस्पोरस बट फ्यू ऑफ देम आर हेटेरोस्पोरस. बट जिम्नोस्पर्म में यहाँ पे कोई भी होमोस्पोरस नहीं है, दे आर हेटेरोस्पोरस ओनली. They produce haploid microspores and megaspores. The two kind of spores are produced within the sporangium. sporangia. ठीक है, haploid microspores and megaspores जो है आपके sporangia में बनते हैं, that are born on sporophyll which are arranged spirally along on axis to form lax or compact strobili or cones. तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनका कुछ इस टाइप में. अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इनका, तो यहाँ पे कोन्स होंगे इसके ऊपर. ठीक है, यहाँ पे कोन्स होंगे. ये जो कोन है ये वाला हम फीमेल मान लेते हैं. फीमेल कोन जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये हम फीमेल कोन को मान लेते हैं. एंड ये हो गया आपका मेल कोन. ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे बात कर रहे हैं अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल. Bearing microsporophyll and microsporangia are called microsporangiate और मेल स्ट्रोबिलाई. ओके, इस स्ट्रक्चर को अगर ये फीमेल वाला है तो इसको बोलेंगे मेगास्पोरेंजिएट. एंड यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजिएट. ये आपका हो गया माइक्रोस्पोरेंजिएट. तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है, माइक्रोस्पोरेंजिएट और द मेल स्ट्रोबिलाई. The microspores develop into a male gametophyte generation which is highly reduced and is continued to only a limited number of cells.
जो हमारे यहाँ पे मेल गेमिटोफाइट है आपके जिम्नोस्पर्म में, दे आर द पोलन ग्रेन्स, दे कैरीज द मेल गेमीट्स, दे आर नॉट द मेल गेमीट्स. सो दीज जो मेल गेमिटोफाइट है दे आर द पोलन ग्रेन्स, है ना. द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया. द कोन बियरिंग द माइक्रोस्पोरोफिल विद ओव्यूल्स आर मेगास्पोरेंजिया. तो यहाँ पे अगर मेगास्पोरेंजिया है तो वो ओव्यूल कैरी करेगा. ठीक है, क्या करेगा, ओव्यूल को कैरी करेगा. मैक्रोस्पोरेंजिएट ये वाला मैंने बता दिया यहाँ पे. और द फीमेल स्ट्रोबुलाई, द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबुलाई में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री पाइनस. हाउएवर इन द साइकस मेल cones and megasporophylls are born on different trees. The megaspore mother cell is differentiated from one of the cell of the nucellus. The nucellus is protected by the envelope and composite structure is called the ovule. Then ovules are born on megasporophyll, which megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspore. One of the megaspore enclosed within the megasporangium develop into the multicellular female strobili. The male or the female cones or the strobili may be born on the same tree pinus. However, in the cycas, the male cones and the megasporophylls are born on the different trees. All right. Megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus. तो जैसे कि अगर डिविजन होता है, मियोसिस डिविजन होता है, तो अगर मियोसिस डिविजन होगा किसमें, आपके मेगास्पोर मदर सेल में. मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा जिसकी वजह से आपके मेगास्पोर्स बनेंगे, मेगास्पोर्स, एंड आपके 4 स्पोर्स बने. ठीक है, 4 स्पोर्स बने. 4 स्पोर्स में से जो 3 होंगे वो तो डीजनरेट कर जाएंगे, ये तो डीजनरेट हो जाएंगे. सिर्फ एक मेगास्पोर है जो फंक्शनल होगा. 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल. ठीक है, एक ही मेगास्पोर है जो फंक्शनल होगा. एंड ये किसमें बन जाएगा आपका, ये एम्ब्रियो बनाएगा. सॉरी, एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, ये मेगास्पोर फंक्शनल होगा. ऑलराइट. एंड द सेल डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द nucellus. The nucellus is protected by envelope and composite structure is called an ovule. The ovules are born on the megasporophyll which may be clustered to form the female cones. The megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspore, and one of the megaspore enclosed within the megasporangium develop into the multicellular female gametophyte. So ये बनाएगा multicellular female gametophyte. जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है वो बनाएगा आपका फीमेल गेमिटोफाइट जो कैरी करेगा फीमेल गेमीट को, है ना. आगे, that bears 2 or more archegonia or female sex organ. The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. See, अभी यहाँ पे हम लोग NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, बट अगर आपको डिटेल लेक्चर जानना है या फिर पढ़ना है तो आप प्लीज जाके डिटेल लेक्चर पे भी पढ़ सकते हो. ऑलराइट, ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म, द मेल एंड फीमेल गेमीटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्सिस्टेंस. They remain within the sporangia retained. On the sporophyte, the pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air currents. देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, डिस्पर्स बाय एयर करंट. यहाँ पे हमें वाटर की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है बिकॉज अभी ये इवॉल्व हो चुके हैं ये प्लांट. तो ये यहाँ पे डिस्पोजल कैसे हो रहा है, बाय एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बॉर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल. द पोलन ट्यूब, ये पहले प्लांट्स है जहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा एंड वहाँ से जो भी मेल गेमीट होगा वो एंटर करेगा एंड वो एंटर करेगा आर्किगोनियम में और
एग के साथ जाके फ्यूज करेगा. द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट ग्रोज टुवर्ड्स द आर्किगोनियम इन द ओव्यूल and discharge their content near the mouth of the archegonia. Following fertilization, zygote develop into an embryo and the ovules into the seed. These seeds are not covered. जो हमें seed मिलेगा वो covered नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे naked seeds. ठीक है, उसको बोलेंगे हम naked seeds. तो ये आपका हो गया यहाँ पे जिम्नोस्पर्म. ठीक है, यहाँ पे है साइकस, ये वाला एग्जाम्पल जो है वो साइकस का है, एंड ये आपका पाइनस हो गया. आगे हम लोग एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं. एंजियोस्पर्म आपकी एनसीईआरटी में बहुत कम दिया गया है. ठीक है, इसके और भी आगे डिटेल लेक्चर्स होंगे, मतलब जो भी आगे आने वाले चैप्टर्स होंगे, 11th हो गया या 12th हो गया, उसमें एंजियोस्पर्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो वहां पे भी आप पढ़ सकते हो. एंजियोस्पर्म अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, इन द एंजियोस्पर्म और द फ्लावरिंग प्लांट द पोलन grains and ovules are developed into specialized structure called flowers. तो यहाँ पे ये डेवलप हो जाते हैं specialized structure which is called flowers. In angiosperm, the seeds are enclosed in fruits. The angiosperms are an exceptionally large group of plant occurring in a wide range of habitats, and they range in size from the smallest wolffia to tall tree of eucalyptus. They provide us with food, fodder, fuel, medicine, and several other commercially important products. They are divided into two classes, dicotyledons and monocotyledons. अगर if they have the two cotyledons, then they are called the dicotyledons. अगर एक ही कॉटिलेडन है तो इनको बोलेंगे हम मोनोकॉटिलेडन. एग्जाम्पल्स में आपको ये दिए हुए हैं, ये आपके एंजियोस्पर्म है. ठीक है, सो आई थिंक ये यहाँ पे पूरा खत्म हो गया आपका प्लांट किंगडम. चलिए, यहाँ पे आपका पूरा प्लांट किंगडम खत्म हो चुका है और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने. क्या 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 पढ़ा हम लोगों ने? एल्गी पढ़ा, फिर ब्रायोफाइट्स पढ़ा, टेरिडोफाइट्स पढ़ा, जिम्नोस्पर्म पढ़ा और एंजियोस्पर्म पढ़ा. ठीक है, तो आई होप ये आपको लेक्चर हेल्प करेगा, क्योंकि देखो वन शॉट का मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ रीड करा रहे हैं, एनसीईआरटी में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको बता रहे हैं कि क्या इसका मतलब है. बट अगर आपको डिटेल लेक्चर्स देखना है, अगर आपको लगता है कि वन शॉट मेरे लिए काम नहीं कर रहा है और आपको डिटेल लेक्चर्स देखने हैं, तो ऑलरेडी इसका डिटेल लेक्चर मैं बना चुकी हूँ. तो अगर कोई भी डाउट है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप डिटेल लेक्चर जाके देख सकते हो. मैं तो ये आपको रिकमेंड करूंगी, तो पहले आप जाके डिटेल लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद आप वन शॉट देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. ओके, तो चलो इसी बात पे आज का सेशन खत्म करते हैं. यू नो द ड्रिल गाइस, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. पढ़ाई करते रहो.